दोस्तों, आज चर्चा का विषय बना हुआ है पुतिन की चाइना की यात्रा। और जिस प्रकार से जिस ऐन वक्त पर पुतिन ने चाइना का ये विजिट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा पीक आवर्स जिसको हम लोग कहते हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चाइना विजिट किया और उनका जो भव्य स्वागत हुआ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है पुतिन के साथ में। यह बताया जा रहा है कि पुतिन का जिस तरीके से रेड कारपेट के ऊपर स्वागत किया गया उस प्रकार से ट्रंप का उतना भव्य स्वागत नहीं हुआ। मीडिया इसको अपने हिसाब से लिखता है। मीडिया यह भी लिखता है कि ये तो केवल एक कवरेज का एक परफॉर्मा है कि कवरेज जो है किस तरीके से किया गया है, कि कैमरास के जो एंगल्स थे वो पुतिन के लिए बड़े जबरदस्त थे, जबकि ट्रंप के लिए थोड़े हल्के कैमरे जो है वो यूज किए गए हैं, अपने अपने बयान जो है वो दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरीके से जिस समय जो है ट्रंप ने यात्रा की उसके महज और महज 7 दिन के बाद में ही पुतिन ने 2 दिवसीय यात्रा अभी चाइना के अंदर की है। दोनों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसके बारे में हम लोग अलग अलग बात करेंगे, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग जब दोनों एक साथ टेबल के ऊपर बैठते हैं तो कुल मिलाकर 40 समझौते एग्रीमेंट जो हैं वो एक साथ किए जाते हैं। इसमें 3 मुद्दों पर बेहतरीन तरीके से बात की गई है। पहला मुद्दा तो यह था कि आखिरकार चाइना और रशिया के बीच में किस तरीके से पावर ट्रांसफर होगा, पहला तो मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा यह था कि जो साइबेरिया की पाइपलाइन है उसके फेज 2 के लिए किस प्रकार से काम किया जाएगा, और तीसरा मुद्दा यह था कि एनरी सेक्टर के अंदर किस तरीके से दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि मेरे पीछे जो आप लोग फोटोग्राफ देख रहे हैं इसके अंदर आपको यह पहचानना है कि दोनों फोटोग्राफ्स के अंदर कौन सा व्यक्ति जो है वो कॉमन है। आप देखेंगे कि यहां पर ये जो शी जिनपिंग है ये दोनों ही फोटोग्राफ्स के अंदर एक कॉमन व्यक्ति हो सकता है कि वही सूट पहना हुआ हो, लेकिन शी जिनपिंग जो है दोनों ही फोटोग्राफ्स के अंदर कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि शीत युद्ध कोल्ड वॉर के अंदर 2 देश आमने सामने थे, एक तो अमेरिका था और एक दूसरा रशिया था। दोनों ही देश एक दूसरे के दुश्मन भी थे। जिस समय 1966 के अंदर दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें तैनात कर दी थी। जिस प्रकार से रशिया ने क्यूबा के अंदर यूएसए के ऊपर मिसाइल तैनात की, वैसे ही अमेरिका ने भी टर्की में अपनी मिसाइलों को तैनात किया, जो कि रुख जो था वो रशिया की तरफ था। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और आज बीच में जो है वो चाइना आकर खड़ा हो चुका है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना की इतनी अहमियत बढ़ चुकी है कि विश्व के जो दिग्गज शक्तिशाली जो नेता हैं वो आज चाइना के अंदर विजिट कर रहे हैं। ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि चाइना ने अपने आप को बहुत काबिल जो है वो बना लिया है। मतलब आप देखेंगे कि भारत के साथ में कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन चाइना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे। इस बात को ये मान ही लेना चाहिए। आप लोग ये मत समझिएगा इस बात को सुनकर कि मैं अपने देश से प्रेम नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कई बार कमेंट सेक्शन के अंदर देखता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप तो चाइना की तारीफ कर रहे हैं और चाइना के पक्ष में आप हैं। ऐसी बात नहीं है। कई बार तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किसी भी देश और किसी भी इंसान के विकास के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। वैसा ही हम लोग जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं कि कोई भी देश जो है अगर उसकी पावर का कंपैरिजन हम लोग अपने साथ में करते हैं तो ये पाते हैं कि आखिरकार वो शक्तिशाली है कि हम शक्तिशाली है, क्योंकि कल को अगर आक्रमण भी करना पड़े तो हमको किस लेवल के ऊपर जाकर बात करनी है, ये मायने जो है वहां पर जाकर तय होते हैं। चलिए हम लोग बड़ा विस्तार से देखेंगे कि आखिरकार पुतिन की यात्रा इतनी क्रिटिकल क्यों है और आखिरकार ट्रंप के जाने के महज और महज 7 दिन के बाद में ही इस यात्रा को प्लान क्यों किया गया था। दोस्तों, आप लोग को पता है 23 मई से अब हमारा चैलेंज शुरू होने के लिए जा रहा है। ये चैलेंज उनके लिए है जो कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। केवल वही लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें जिनके अंदर विल पावर है, और वो ये चाहते हैं कि ये जो एडिक्शन है इसको हम लोग दूर कर देंगे, क्योंकि इसने हमारे जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो हमसे दूर कर दिए हैं। कंसंट्रेशन, फोकस, ये तमाम जो है हमारी दुनिया से छीन लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस से अपने लक्ष्य की जो ट्रेन है उसको पटरियों पर दौड़ाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो 23 मई से हमारा ये चैलेंज शुरू होने के लिए जा रहा है और हम लोग इसको लाइव लेने वाले हैं, और लाइव सेशंस के अंदर आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। महज और महज 2 दिन की सेल और है, आज और कल, क्योंकि परसों से चैलेंज शुरू होने वाला है। तो आप लोग एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले करेंसी की। देखिए, युआन जो करेंसी है वो चाइना की है, जबकि रूबल जो है वो रशिया की है। रिसेंटली जब दोनों देशों के दिग्गज नेता आमने सामने बैठते हैं तो ये कहते हैं
कि हम लोग अब से जो व्यापार करेंगे वो अपने अपने देशों की करेंसी को एक्सचेंज करके करेंगे। अगर आपके पास में रूबल है तो वो हमको दे दीजिएगा, हम हमारा युआन जो है वो आपके देश के अंदर भिजवा देंगे, एक्सचेंज जो है हम लोग कर लेंगे, ताकि इसका जो इंपैक्ट है वो एक बड़े इंपैक्ट के तौर पर सामने निकल कर आए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रिसेंटली ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर जैसे ही कब्जा किया तो ईरान ने यह कह दिया कि हम अब जो है अपना पेमेंट जो लेंगे वो युआन के अंदर लेंगे, जो कि चाइना की करेंसी है। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि डॉलर का जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहीं हद तक पूरे विश्व के अंदर कम हो चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं डी डॉलराइजेशन। हम लोग कहते हैं डी डॉलराइजेशन का मीन्स ये होता है कि जो अहम भूमिका डॉलर की रही है लेन देन के अंदर, उस अहम भूमिका को कम किया जाए। मैं आप लोगों को इसको इस एग्जांपल से और समझाता हूं। सऊदी अरेबिया जो कि तेल उत्पादक और एक्सपोर्ट कंट्रीज के अंदर बहुत आगे है, तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से यह बात की कि आप अपने देश के अंदर जितना भी तेल का एक्सपोर्ट करेंगे, उस तेल के एक्सपोर्ट को करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जो भी पेमेंट ले आप डॉलर के अंदर लें। तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमको इससे क्या फायदा होगा, तो सऊदी अरेबिया को यह वादा किया गया अमेरिका की तरफ से कि जो भी आप ट्रेड करेंगे हम उसमें आपको छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे। इसके साथ में ही अमेरिका के साथ में आपके रिलेशंस बहुत बेहतरीन कर देंगे। आप ये मान सकते हैं कि हम लोग वेपन्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर सऊदी अरेबिया की हेल्प करेंगे। और सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए था, अमेरिका का साथ मिल रहा है, इसीलिए सऊदी अरेबिया वो पहला देश बना था जिसने डॉलर की इस भूमिका को बहुत अहम भूमिका तक पहुंचा दिया था। और जब वो पेमेंट डॉलर्स के अंदर आने लगा तो अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया। यही शक्तिशाली की प्रभुत्वता जो है उसको खत्म करने के लिए कुछ देशों ने पहल की कि हम लोग अपने ही देशों के आपस में जो है करेंसी को जो है स्वैप कर लेंगे। जैसे जिस समय कोविड-19 का टाइम पीरियड था या फिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, उस समय रशिया ने भारत को कहा कि आप जो है जब अपने ऑयल का पेमेंट करेंगे, ठीक है, हम तेल भिजवा रहे हैं, जब आप पेमेंट करें तो अपनी ही करेंसी के अंदर कर सकते हैं, डॉलर के अंदर पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं डी डॉलराइजेशन। और एक बार अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो अमेरिका का जो मार्केट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको ये पता लग जाएगा कि डॉलर की कीमत अब उतनी नहीं रही है। रिसेंटली क्या हुआ कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया में एक नए मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था के निर्माण को लेकर एक साझा घोषणा पत्र जो है उस पर भी हस्ताक्षर करेंगे। ये मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, ऐसे कई शब्द जो हैं वो विश्व व्यवस्था के अंदर निकल कर आते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं बनी कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारे देश जो है वो अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए पूरे विश्व के अंदर अपना अपना प्रयास कर रहे थे, जिसको हम लोग कह रहे थे कि उस समय जो देश थे वो पूरा विश्व जो था वो मल्टीपोलर था। मतलब शक्ति जो थी वो एक जगह लिमिट नहीं थी, वो बिखरी हुई थी। कुछ शक्ति इसके पास में थी, कुछ शक्ति इसके पास में थी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी परिवार के अंदर शादी समारोह होता है तो हलवाई का काम जो है वो किसी और को दिया जाता है, उसको कंट्रोल करने का किसी और को रहता है, डेकोरेशन का किसी और को रहता है, वेलकम का किसी और को रहता है। इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मल्टीपोलर जो है पूरी विश्व व्यवस्था बन चुकी है। इसको अगर हम लोग बाइपोलर के अंदर देखें तो बाइपोलर जो विश्व व्यवस्था थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से लेकर कोल्ड वॉर तक चली थी। मतलब जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था 1991 तक, तो बाइपोलर कंट्रीज थे, मतलब दो देशों का प्रभुत्व था। एक तरफ तो रशिया था जो कि कम्युनिस्ट देश था, और दूसरी तरफ अमेरिका था जो कि पूंजीवादी देश था। तो उस समय बाइपोलर व्यवस्था जो है वो बनी हुई थी। उसके बाद में फिर जैसे ही रशिया का विघटन होता है, यूएसएसआर जो है 15 देशों के अंदर टूट जाता है, उसके बाद में 1991 के बाद में पूरी विश्व व्यवस्था जो है वो यूनिपोलर के अंदर कन्वर्ट होती है। इसका मीन्स ये है कि एक देश जो है वो अब राज करेगा और वो होगा अमेरिका। जैसे ही कुछ समय बीतता है, अमेरिका के ऊपर अटैक होता है, और तालिबान ने जब अटैक किया था, माफ कीजिएगा, जो लादेन था उसके द्वारा जब अटैक किया गया था, तो उसके बाद में फिर अमेरिका की जो छवि होती है वो धूमिल होती है। वापस से विश्व जो है वो धीरे धीरे मल्टीपोलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए पुतिन और शी जिनपिंग जब मुलाकात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम लोग मल्टीपोलर व्यवस्था जो है इसको आगे स्थापित करेंगे, जिसमें किसी एक देश का जो है वो नाम नहीं होगा। सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को यहां पर चुनौती दी गई है, जिसमें अमेरिका सर्वप्रथम पर है। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। ये लाइन जो कि एक एडिटर ने लिखी है, एक जर्नलिस्ट ने लिखी है, मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे लगा कि आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहिए। रखना ऐसा चाहिए कि जब दोनों नेताओं के
वहां पर वेलकम हुए थे चाइना के अंदर, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि आखिरकार किसका अच्छा स्वागत हुआ है। मतलब असल मायने के अंदर हीरो कौन है, इस बात को वहां पर प्रतिबिंबित जो है वो कर दिया गया। जैसे ही ट्रंप वहां पर आते हैं तो ट्रंप जो है वो आड़े तिरछे घूम घूम कर फोटो अपनी खिंचवाते हैं कि भाई साहब इधर से भी ले लीजिए, इधर से भी ले लीजिए, हमारे पोज अच्छे आने चाहिए, हमारा स्वागत जो है वो अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ। ट्रंप इस बात को लेकर चिंतित थे। वहीं दूसरी तरफ पुतिन जो थे वो बड़े शांत स्वभाव से वहां पर एंट्री लेते हैं, उनको फोटोज वगैरह की कोई फिक्र नहीं थी, वो हाथ मिलाते हैं और सीधे जो है वो मेन जो होल है वहां का जो पूरा का पूरा जो सजाया हुआ था उनके लिए, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। पत्रकार जो है इसको इस बात से लिखते हैं कि दिग्गज जो बॉक्सर है माइक टाइसन जो है उनके साथ में तुलना जो है वो की गई कि माइक टाइसन की मौजूदगी ही जो है उस रिंग के अंदर जहां पर वो बॉक्सिंग लड़ी जा रही है वहां पर उनकी मौजूदगी ही एक खौफ का मंजर जो है पैदा करती है। आप समझ सकते हैं कि पुतिन जब बिल्कुल आराम से सीक्रेट तरीके से वहां पर विजिट करते हैं और आराम से आते हैं बिना किसी दिखावे के, तो माइक टाइसन के साथ में तुलना की जाती है कि जिसका केवल मौजूदगी जो है एक खौफ की निशानी है। आप समझ सकते हैं कि पत्रकार जो है वो किस तरीके से अपने बयानों के अंदर लिख रहा है। 3 बातों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। सबसे पहली बात तो यह थी कि आखिरकार चाइना और रशिया के बीच में किस तरीके से आगे जाकर ट्रेड होगा, इस बात को लेकर, क्योंकि मिलियन डॉलर्स के अंदर वो ट्रेड चलता है। इस बात की चर्चा हम लोग किसी दूसरे लेक्चर के अंदर करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पावर ऑफ साइबेरिया, और पावर ऑफ साइबेरिया के तहत जो पाइपलाइन है इसका सेकेंड फेज को लेकर चर्चाएं और भी तेज हुई, क्योंकि चाइना इसमें काफी नरम पड़ा हुआ था। चाइना को यह लगता था कि यार अगर ये पाइपलाइन बनती है तो कहीं ना कहीं चाइना को नहीं रशिया को फायदा होगा, इसीलिए ये ठंडे बस्ते के अंदर डाली हुई थी। इससे पहले भी पावर ऑफ साइबेरिया जो है उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज को लेकर अभी जो है हाल ही में बातें जो है वो तेज हुई है, तो हम लोग समझेंगे कि पावर ऑफ साइबेरिया क्या है। इसका सबसे पहले फर्स्ट फेज हुआ था जो कि ऑपरेशनल किया गया था ईस्टर्न साइबेरिया टू नॉर्दर्न चाइना के बीच में, और कमर्शियल रूप से एक्सपोर्ट की गई थी इसके अंदर एलपीजी वगैरह, गैसेस वगैरह, दिसंबर 2019 के अंदर। इसकी जो पूरी लेंथ है वो लगभग 3968 किलोमीटर रशिया के अंदर है और बाकी कहां पर है, चाइना के अंदर है। ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि -62 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी ये काम जो है वो कर सकती है। इसका रूट जो है यहां पर लिखा हुआ है कि कहां कहां से ये गैस सोर्सेज जो है वो आ रही है, मतलब पाइपलाइन जो है कहां से गुजर रही है। ये जो शब्द आप लोग देख रहे हैं आमूर, ये एक नदी का नाम है जो कि रशिया के अंदर है। उसको पार करते हुए ये शंघाई के अंदर आकर पहुंचती है। टाइमलाइन जो थी 2014 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, कंप्लीट हुई 2019 के अंदर, और फिर 2025 के अंदर इसको पर्टिकुलरली जो है ऑपरेशनल कर दिया गया था। 2000 यानी कि साइबेरिया जो 1 है इसका 2025 के अंदर पूरी तरीके से ये ऑपरेशनल हो गई थी। अब बात चल रही है पावर ऑफ साइबेरिया 2 की, जो कि प्लान है कि 2600 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी, जिसमें मंगोलिया भी इसके अंदर बीच में आएगा, और इसका ये मायना है कि 2030 तक ये जो पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। इस बात को लेकर इनिशिएटिव जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के अंदर किया और वहां पर एक छोटा मोटा इनॉग्रेशन भी किया था कि हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। इसके ऊपर चाइना ने सहमति भी जो है वो जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पाइपलाइन को अभी अप्रूवल मिलने में कुछ समय जो है वो लग सकता है। तो असल मायनों के अंदर अब बात यह है कि चाइना और रशिया की जो नजदीकियां हैं वो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन चर्चाएं जो है वो इस बात की भी होनी चाहिए कि भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो 2 शब्दों के अंदर आप वो भी सुन लीजिए। आपको पता है कि 1962 के अंदर चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारा जो क्षेत्र है वो हमने वहां से खो दिया था। आज भी वो चाइना के पास में, चाइना छोड़ने को तैयार नहीं है। खैर वो बातें पुरानी थी, लेकिन आज भी हम लोग उस क्षेत्र को पाने के लिए लड़ाई तो जो है वो लड़ ही रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चाइना जो है वो भारत का दुश्मन रहा है। अब बात यह है कि रशिया जो कि इंडिया का दोस्त है, जिस समय चाइना और इंडिया के बीच में कोई वॉर का टाइमलाइन आता है, उस समय रशिया क्या भारत का साथ देगा या फिर चाइना का साथ देगा? इस बीच में रशिया ये कहता है कि मेरे लिए दोनों ही मित्र हैं, आप दोनों अगर लड़ेंगे तो हो सकता है कि कल को मैं मध्यस्थता करने के लिए आ जाऊं। तो यह भी हो सकता है कि भारत और चाइना के बीच में अगर कोई वॉर की कंडीशन होती है तो पुतिन जो है वो दोनों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर वॉर की कंडीशन आती है तो उस समय चाइना जो है वो डेफिनेटली साथ देगा किसका?
पाकिस्तान का और उस समय रशिया जो है वो भारत का साथ देने के लिए प्रॉपर रूप से जो आ सकता है। लेकिन वो तो आगामी विश्व व्यवस्थाएं बताएंगी कि कौन किसका साथ देगा। ठीक है, तो अब जो है आप इस बात को लेकर अपडेट हो जाइए कि विश्व के अंदर शक्तियों का बदलाव जो है वो आप लोग इस दौर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको भी अपनी शक्तियां जो है दिखाने की जरूरत है। इसीलिए 23 मई से आप लोग इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। केवल आपके पास में 2 दिन है, आपको एडवांस कूपन कोड यूज करना है जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होगा। आपको महज और महज 50 दिन मेरे साथ में चलना है और वो भी काफी चैलेंजेबल जो है आपके लिए रहने वाले हैं। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज हमने पूरा किया है। काफी मेहनत उसके अंदर लगी थी, काफी परिश्रम हमारा उसके अंदर लगा था, डिटर्मिनेशन, विल पावर सब कुछ लगी थी। इसलिए मैं चाहता हूं इस बार भी आप लोग के साथ में 50 डेज का हार्ड चैलेंज जो है कंप्लीट किया जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।